हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ईशानी की शादी मयंक से होती है। वो शादी करके अपने ससुराल में आती है, लेकिन उसे इस बात की जरा सी भी खबर नहीं होती कि वो ससुराल में नहीं बल्कि किसी कैद खाने में जा रही है। उसके ससुराल में उसकी सास चंदा और ससुर विक्रमजीत होते हैं। चंदा आम सास जैसी नहीं होती, वो तो बिल्कुल हिटलर की तरह होती है। ईशानी बहू, ये किस तरह की रोटियां बनाई है तुमने? रोटियां हमेशा गोल ही होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा खाना बनाने की। और वैसे भी रोटी चाहे गोल हो या त्रिकोणी आकार की हो, वो जाएगी तो हमारे पेट में ही ना। अब सीखते सीखते वक्त लगेगा ही ना। क्या वक्त लगेगा? यहाँ मैं तुम्हारे वक्त का इंतजार नहीं करने वाली। जाओ, जाकर बाहर आंगन में तपती धूप में नंगे पांव खड़ी रहो, तभी जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी और कैसे भी करके तुम गोल रोटियां बना ही लोगी। लेकिन माँ जी, जो मैंने कहा है वो करो और ज्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे तुम? वरना ऐसा धोऊंगी ना मैं तुम्हें कि फिर कभी गलती करने से तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ईशानी आंगन में तपती धूप में नंगे पांव खड़ी होती है और शाम तक उसे ये सजा मिलती है जिस कारण उसके पैर जलकर छिल जाते हैं। लेकिन निर्दयी सास चंदा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन, माँ जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए मिठाई, मुझे अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई है। क्या? चंदा ईशानी के हाथ का मिठाई बॉक्स उठाकर फेंक देती है। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं बहू? घर गृहस्थी संभालने की जगह तू अब नौकरी करेगी। अरे एक पत्नी को हमेशा अपने पति से एक कदम पीछे ही रहना चाहिए। तू कहीं नौकरी वोकरी करने नहीं जा रही है। चल जा, शाम के खाने की तैयारी कर। पर माँ जी, प्लीज मुझे काम करने दीजिए, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है। हाँ माँ, प्लीज ईशानी को काम करने दीजिए ना। मेरी तरह उसने भी खूब पढ़ाई की है। क्यों दुश्मन बन रही है बहू की तरक्की की? जाने देना उसे काम पर। तो घर के सारे काम क्या आप संभालोगे? नहीं, मैं कह दिया जो मैंने सो कह दिया, बहू काम पर नहीं जाएगी। ईशानी को चंदा जॉब पर जाने भी नहीं देती और वो दिन भर उससे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है और कोई गलती हो तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा भी देती है। एक दिन जब ईशानी के मायके में उसकी माँ का जन्मदिन होता है, तभी वो वहां से लेट आती है। आ गई महारानी? अरे वही रह जाती ना अपने मायके में, अरे यहाँ क्यों आई? माँ जी, आज आप मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं कोई क्लब में पार्टी करने या कहीं घूमने नहीं गई थी। मैं तो बस अपनी माँ के जन्मदिन के लिए गई थी। उसमें कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? आप हर बार मुझे इस तरह से डांटती रहती हैं, ऐसा अब नहीं कर सकती आप। मुझसे जुबान लड़ाकर ऊंची आवाज में बात करेगी? हैं? रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। चंदा ईशानी को गुस्से से झाड़ू से मारती है और ईशानी दर्द से कराहती है। चंदा ईशानी की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे खूब मारती है और बेचारी ईशानी एक तरह से एक कैद खाने में ही फंस चुकी थी। मयंक और विक्रमजीत चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। अरे अब तो बहू को इस हिटलर सास से मुक्ति दिलाने का एक ही उपाय है, और वो है अम्मा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं पापा, आप अम्मा को बुलाने वाले हैं? हाँ मयंक बेटा। विक्रमजीत अपनी माँ लीलावती को गांव से बुलाता है। चंदा अपनी सास लीलावती को देखकर हैरान रह जाती है। अम्मा जी, आप आइए ना, आइए। हाँ हाँ, मैं तो आऊंगी ही। ये मेरे विक्रम का घर है, मेरे बेटे का। मुझे किसी के पिताजी या कोई चंदा नाम की चुड़ैल भी नहीं रोक सकती घर में आने से, समझी? अम्मा जी, अरे क्या अम्मा जी, चल जा, मुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर ला, एकदम मसालेदार। हाँ। ओ जी जी, शादी बहू, जाओ अपनी दादी सास के लिए नींबू पानी बना कर लाओ। जी माँ जी। ओ अप्सरा, मैंने तुझे कहा है नींबू पानी लाने, तेरी बहू को नहीं। मैंने अपनी बहू को कहा है, चल नींबू पानी ला और मेरे पैरों की मालिश कर फटाफट। ठीक है अम्मा जी। चंदा मुंह बनाती है और बेमन से नींबू पानी बनाकर लीलावती के पैरों की मालिश करती है। अगले दिन लीलावती मयंक और ईशानी को शिमला की टिकट्स देती है। वाह दादी माँ, ये तो शिमला की टिकट्स हैं। हाँ बेटा,
तू और तेरी लुगाई तुम दोनों जाओ घूम कर ऐश करके आओ। क्या? नहीं नहीं, ये ईशानी बहू कहीं नहीं जाएगी। मयंक बेटा, अगर तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन इसे लेकर मत जा। क्यों रे चंदा रानी, तू क्यों इन दोनों के बीच एक विलन बन रही है? हैं? जाने देना उन दोनों को। लेकिन माँ, मेरी बहू चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? मेरी बहू यानी तू शिंपल, इतनी क्यों मगजमारी कर रही है रे तू? चलो चलो ईशानी और बकुड़ा, तुम दोनों जाओ और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लो अपनी ट्रिप के लिए। हाँ हाँ, यहाँ चंदा का खून चूसने के लिए मैं बैठी हूँ। ईशानी और मयंक दोनों शिमला चले जाते हैं और लीलावती चंदा से ढेर सारा काम कराती है। अरे अरे, ठीक से झाड़ू मार, वरना इसी झाड़ू को उठाकर मैं तुझे मारूंगी। जी 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 अम्मा जी। अरे जल्दी जल्दी। एक दिन जब चंदा अपनी सहेलियों के साथ घूमकर लेट आती है तभी, क्यों रे हीरोइन, इस उम्र में बहुत बाहर देर तक घूमने का चस्का लगा है ना तुझे? है? जा बाहर ही जा कर रहे तू अब। नहीं नहीं जाना, क्यों डर रही है? लेकिन अम्मा जी, मैं आपको बताकर तो गई थी। अरे चल चल, निकल यहाँ से, और रात भर तू बारिश में यहीं पर रहेगी आंगन में। लीलावती चंदा को रात भर आंगन में ही रहने की सजा देती है और चंदा रात भर बारिश में भीगती है, जिस कारण उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। लीलावती चंदा के साथ उसी तरह बर्ताव करती है जिस तरह चंदा ईशानी के साथ करती है। जब चंदा देर तक सोती है या बेसुआद खाना बनाती है, तब तब लीलावती उसे लकड़ी से मारती है। अरे ये ले, ये ले। अम्मा जी, अरे दर्द हो रहा है अम्मा जी। चंदा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और तभी उसे सब समझ आ जाता है कि उसे ये सब उसके ही कर्मों की सजा मिल रही है। शायद मुझे सजा मिल रही है। जो कुछ भी मैंने अपनी बहू के साथ किया वो सब मेरी सास मेरे साथ कर रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि ईशानी बहू को मैंने जाने अनजाने में कितनी चोटें, दर्द, कितना दुख दिया है। तभी वहां पर ईशानी और लीलावती दोनों आती हैं। ईशानी, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम तो हमेशा से ही एक अच्छी लड़की थी, और तो और तुमने एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की कोशिशें भी की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें दर्द दिया। अब समझ आया ना कि कैसा लगता है चंदा बहू। तू सास बन गई है तो ये बात तो तू कभी मत भूलना कि तू अब आजाद पंछी हो गई है और तू अपनी बहू के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और जब जब तू मेरी पोता बहू को तकलीफ देगी, तब तब मैं तेरी सास घोड़े पे सवार होकर तेरी लगाम कसने आऊंगी। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने कभी अपनी सास की तरह नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझा, लेकिन आपने हमेशा मुझे परायों की तरह रखा। नहीं बहू, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा अच्छे से रहूंगी मैं तेरे साथ। हाँ 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 बहू, बिल्कुल किसी सहेली की तरह। अंत में लीलावती, चंदा और ईशानी दोनों सास बहू को एक करके फिर से गांव चली जाती है और उस दिन के बाद से दोनों सास बहू सहेलियों की तरह रहने लगती हैं और घर में जहां एक वक्त पर लड़ाई झगड़े ही हुआ करते थे, अब वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं। मुंबई शहर में एक गरीब आदमी रहता है जिसका नाम गोपाल होता है। गोपाल का एक ढाबा होता है जहां वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बेचता है और उसकी खूब कमाई होती है। गोपाल की बीवी जमुना भी उसके ढाबे पर उसकी मदद करती है और दोनों मियाँ बीवी अच्छे से अपना जीवन जी रहे होते हैं। जमुना, ये लो, ये साड़ी तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है जी, धन्यवाद। लेकिन आपने खामखा क्यों पैसे खर्च किए, वो भी मेरे खातिर? कैसी बातें कर रही हो जमुना, तुम मेरी बीवी हो और जितना साथ तुमने मेरा दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरे भाई उदय ने सारी जायदाद हड़प ली और वो कहीं और भाग गया।
मैं अकेला ही था जब से इस शहर में आया, लेकिन फिर तुम आई मेरी जिंदगी में और तुम्हारे साथ से मुझे जीवन जीने में और भी हिम्मत मिली। गोपाल का भाई उदय अब दिल्ली जाकर उस शहर में रह रहा होता है। उसने पिताजी की सारी जायदाद हड़प कर बेचारे गोपाल के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो अकेला ही रहता और वहां पर अय्याशी करता। जितने भी पैसे थे उन सभी को वो अब टाइम पास, शराब, जुआ और पार्टीज में उड़ा रहा होता है। बचना ए हसीना, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, हे हे बचना ए हसीना, लो मैं आ गया। जहाँ एक तरफ उदय टाइम पास करते हुए और पैसे वेस्ट करते हुए अपनी जिंदगी खराब कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ गोपाल दिन रात मेहनत करके ढाबे पर खाना बनाकर तरक्की कर रहा होता है। गोपाल और उदय दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और ना ही उन दोनों को ये पता होता है कि वो दोनों कहाँ हैं, किस हाल में हैं। एक तरफ गोपाल अपना जीवन संवारने में लगा होता है, वहीं उदय अपना जीवन बिगाड़ने में। एक दिन जब गोपाल और जमुना अपने ढाबे पर आते हैं, तभी वो अपने ढाबे को टूटते हुए देख अत्यंत हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत ढाबे के मकान मालिक को फोन लगाते हैं। तभी ये सब क्या हो रहा है साहब? कंस्ट्रक्शंस वाले पूरे एरिया की बिल्डिंग्स तोड़ रहे हैं और तो और ढाबा भी तोड़ दिया। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटी रकम दी है, जिसके चलते वो लोग अब अपना बड़ा होटल खोलेंगे यहाँ पर। और आप ये बात अभी बता रहे हैं हमें? वाह साहब, अगर आप हमें ये बात कुछ दिन पहले बता देते तो हम कहीं और का बंदोबस्त कर लेते। अब तो हमारे ढाबे के अंदर का सारा सामान का भी सत्यानाश हो गया। हेलो हेलो। मकान मालिक फोन कॉल कट कर देता है। गोपाल और जमुना बहुत उदास हो जाते हैं। वो अब कहीं और किराए का मकान ढूंढने लगते हैं जहां वो अपना ढाबा खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई मकान नहीं मिलता। चलते चलते वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों कुछ देर शांति से बैठते हैं। जी वो देखिए, वहां के पाव भाजी ठेले पर कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है ना। और वो चाट वाला, उसने तो पूरे बीच का रास्ता ही रोक रखा है। सच में इस बीच पर जितने छोटे छोटे ढाबे और ठेले हैं, इन सभी के पास कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है इन ग्राहकों की। जमुना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम भी एक बीच ढाबा खोल लें यहाँ पर। हम यहाँ पर और भी अतरंगी और निराले फास्ट फूड आइटम बेचेंगे। जी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं भी यही सोच रही थी। फिर क्या, जमुना और गोपाल दोनों बीच ढाबा खोलते हैं और वो ढेर सारे बढ़िया और स्वादिष्ट फूड आइटम्स बनाकर बेचने लगते हैं। उस बीच पर एक उनका ही ढाबा होता है जहां सभी प्रकार के फूड आइटम्स मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ अभी उनके ढाबे पर ही होती है। लोग उनके ढाबे के डिशेस खाकर उनकी खूब तारीफ करते और व्लॉगर्स भी उनके ढाबे के फूड वीडियोस शूट करने आते। गोपाल अंकल, क्या मैं आपके बीच ढाबे का 1 मिनट व्लॉग बना सकता हूँ? गोपाल अंकल, मैं भी एक फूड ब्लॉगर हूँ, क्या मैं भी आपके ढाबे का वीडियो शूट कर सकता हूँ? मैंने हाल ही में अपना एक नया यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज ओपन किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम बेझिझक होकर वीडियो शूट कर सकते हो और तुम्हें मेरी तरफ से फ्री का स्पेशल डोसा और मिसल पाव भी मिलेगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत ही अच्छे हो अंकल। धन्यवाद। गोपाल के बीच ढाबे का वीडियो अब धीरे धीरे ऑनलाइन वायरल होने लगता है, जिससे गोपाल बहुत प्रसिद्ध होने लगता है। वहीं उदय जब सोशल मीडिया पर गोपाल के बीच ढाबे का वीडियो देखता है, तभी उसे बहुत जलन महसूस होती है। अच्छा, तो ये इतना फेमस हो गया। नहीं, मैं गोपाल को मुझसे आगे नहीं जाने दूंगा। गोपाल का बड़ा भाई हूं मैं, इसलिए सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ मैं ही रह सकता हूं। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अब इन्हीं पैसों से मैं गोपाल को बर्बाद कर दूंगा। बहुत फेमस हो रहा है ना तू, अभी देख कैसे तुझे ऊपर से नीचे गिराता हूं। उदय दिल्ली बैठे बैठे ही मुंबई में अपने गुंडे भेजता है और उसने उन्हें गोपाल की बीवी को किडनैप करने को कहा होता है। वो दोनों गुंडे जमुना को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जमुना, जमुना, कहाँ चली गई तुम? जमुना, जमुना, जमुना।
गोपाल जब जमुना को घर से गायब देखता है तभी वो बहुत घबरा जाता है। 24 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब जमुना नहीं मिलती है तभी गोपाल पुलिस स्टेशन जाकर जमुना के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है। जमुना की तलाशी शुरू की जाती है। अगले दिन गोपाल को एक अननोन नंबर से फोन आता है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? पप्पू, पप्पू द हीरो। सुनो ए लल्लू छछूंदर, तेरी बीवी जमुना मेरे कब्जे में है। अगर तू इसकी जान की सलामती चाहता है तो मुझे चुपचाप जैसे मैं कह रहा हूं वैसे काम करना होगा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से अपने ढाबे को तोड़ दे और मुझे 1 लाख रुपए दे दे, वो भी 2 घंटों के अंदर, वरना मैं तेरी जमुना को मार डालूंगा। क्या? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे तू अपनी बकवास मत शुरू कर। तुझे जितना कहा है उतना कर, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसे ही करूंगा। गोपाल डर के मारे अपने बीच ढाबे को तोड़ने जाता है। वहीं वहां जमुना उन दोनों गुंडों को उदय से बात करते हुए सुन लेती है और समझ जाती है कि ये साजिश उसके साथ उदय की ही है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी जमुना अपने दांत से रस्सी तोड़ती है और वो खिड़की से भाग जाती है और भागकर सीधे बीच पर जाती है और गोपाल को ढाबा तोड़ने से रोकती है। पुलिस कंप्लेन करके उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। उदय के बैंक में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह कंगाल हो गया हूं। पापा की सारी संपत्ति को बेचकर जो पैसे मिले थे मैंने उन सभी को खत्म कर डाला। अब मेरे पास गोपाल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई और है भी नहीं। अंत में उदय को गोपाल के पास आना ही पड़ता है। वो हाथ जोड़कर गोपाल से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। जमुना, मेरे कुकर्मों को माफ करके मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का और तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनने का। गोपाल उदय को माफ कर देता है और उदय सुधर कर एक कंपनी में नौकरी करने लगता है और कुछ महीनों बाद वो एक अच्छे घराने की लड़की से शादी कर लेता है और दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।